शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सर पेरेंट्स की होप है हमारे साथ, लेकिन मैं है ना आज तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। देखो बेटा, एक जो बात होती है, अब हाँ, मतलब आपके पता नहीं इस कहावत को मानते हैं या नहीं मानते हैं कि दाई माँ होती है ना, दाई माँ। दाई माँ कौन होती है? दाई माँ होती है जो कि आपका जब जन्म होता है, तो वो पूरे के पूरे जो लेबर प्रोसेस होता है, उसमें साथ होती है। जन्म के समय, जिसको आज आप आशा वर्कर कहते हैं, नर्सिंग स्टाफ कहते हैं, पहले बुढ़ापे मतलब पुराने जमाने में इन्हें दाई माँ कहते थे। और दाई माँ के लिए एक शब्द यूज़ होता था कि दाई माँ से पेट नहीं छुपाना चाहिए। दाई माँ से पेट नहीं छुपाना चाहिए से मतलब होता है कि जिन्हें आपको जन्म देना है, जिनकी मदद से आप इस पृथ्वी पर आएँगे, उनके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता था कि उनसे पेट नहीं छुपाना चाहिए। पेट नहीं छुपाना चाहिए का मतलब होता है कि आपको शर्माना नहीं चाहिए कि हाँ भाई, मैं तो मेरा पेट इतना भारी हो गया है और फिर जन्म होगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ फ़नी तो होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे गार्जियन रियल लाइफ़ में हमारे वही वाली दाई माँ हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पर लाने का कार्य किया। तो आप में से कुछ विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती जो प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, जिसका खामियाजा जबरदस्ती के एक प्रेशर से क्रिएट होकर के आगे बढ़ता है, वो क्या है कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ ब्लफ देके रखते हैं। ब्लफ देके रखते हैं का मतलब हुआ झूठ बोलकर रखते हैं। जिस जिस विद्यार्थी ने पेरेंट्स से झूठ बोल करके रखा, उन्हें सबसे बड़ी समस्या यही वाली परेशान करती है कि मैं पेरेंट्स की नजर में लायक कब बनूंगा। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से नाराज हो जाएं कि नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर सहमत हो आप इस बात से, तो एक बात हम सब करिएगा कि हाँ सर, कई बार हम लोगों ने ऐसा किया है ना? एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूं कि आप लोग अपने पेरेंट्स से, जिन्होंने आपको इस धरती पर ला करके जन्म दिया है, आपका जन्म के जिम्मेदार जो हैं, हम लोग जब थोड़े समझदार होने लगते हैं, तो जब भी वो कुछ पूछते हैं, तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। लेट्स से अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया और बता भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप तुरंत लपक के बोलते हैं बहुत अच्छी चल रही है, जबकि आप भी जानते हैं कि भाई साहब पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, सौरभ कुशवाहा, शायद आप बेटा दूसरे गोले से आए होंगे, आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी। आप जा सकते हैं बेटा, क्योंकि ये बात बहुत सिंपल सी है, जो समझ में अगर ये भी नहीं आई, तो फिर आपके लिए ये स्ट्रेटजी काम की नहीं होगी। आप थोड़ा रेस्ट करें, मैं बाकी लोगों को समझा के काम चला लूँगा, है ना बेटा? चलिए, तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को बात समझ में आई। कहने का केवल मीनिंग इतना है कि हम जब अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, उन्होंने कुछ भी पूछा, लेट्स से कि बेटा तुम जो आजकल पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई समझ में आ रही है? तो फिर लपक के आप आंसर देते हैं बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। जबकि पता चले कि आप कई दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यानी आपकी कई दिन से क्लास छूट रही है, लेकिन आप उनको बोल दिए कि हाँ। अच्छा, आपने अपने घरवालों से कहा कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, पेपर देने जा रहा हूँ, टेस्ट कैसा हुआ? फादर ने एक बार बीच में पूछ लिया कि बेटा बताओ तुम टेस्ट देने गए थे या पेपर देने गए थे, कैसा हुआ? आपने फिर आंसर दे दिया, तो बहुत बढ़िया हुआ। तो ये जो हम ना जाने में भी उनसे अच्छा शब्द बोल के जाते हैं ना कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, असल में यहीं से हमारे ऊपर ये एक्सपेक्टेशन नामक बीमारी जो है ये हावी हो जाती है। जो आप कहते हैं ना कि पेरेंट्स की होप हमें परेशान करती है, वो इसलिए करती है कि उन्होंने आपसे जाने अनजाने में बहुत बार आपसे फीडबैक लिया है कि आप कैसे हैं, आप कैसा पढ़ रहे हैं। क्या आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा करने वाले हैं? आप उन्हें जाने अनजाने में खुद एक उम्मीद देते हैं। बोलिए, अगर सहमत हो तो थम्स अप करिएगा। और आपको ये नहीं पता होता है, क्योंकि देखिए आप ना, आपको उन्होंने पैदा किया है, तो डेफिनिटली उन्हें बचपन से आपकी हर क्रियाकलाप को पता है, और उन्होंने कभी आपको झूठ बोलना सिखाया नहीं। तो जब आपको झूठ बोलना नहीं सिखाया, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि बच्चा जो आज बोल रहा है वो झूठ है? वो तो यही मानते हैं, मेरा बच्चा बोल रहा है कि इसको सब समझ में आ रहा है तो सब बढ़िया है। ये बोल रहा है कि टेस्ट में मेरे 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो सब सही तो चल रहा है। ये बोल रहा है कि कोचिंग में रेगुलर जा रहा हूं तो सही बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपसे उम्मीद ही नहीं की। और यहीं पर हम मात खा जाते हैं, और यहीं से एक जिन्न पैदा हो जाता है, एक राक्षस पैदा हो जाता है जिसका नाम है होप। और ये होप हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम लोग उस होप के कारण अपने पेरेंट्स के सामने जब रियल परिणाम आता है तो नजरें नहीं मिला पाते, और ये सोचते हैं कि हमने पिताजी का विश्वास तोड़ दिया, और इस सेल्फ गिल्ट में हम लंबे समय तक परेशान रहते हैं। ये जो सेल्फ गिल्ट है, ये हमें कभी निकलने भी नहीं देता, और हमें कहीं पर भी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम आंखें मिला के बात नहीं कर पाते। तो इसका समाधान कहां पर है? इसका समाधान इसी प्रोसेस में है। किस प्रोसेस में है? ये जो मैंने आपको अभी बताया। क्या जब भी पेरेंट्स आपसे कुछ पूछें, तो मेरे प्यारे साथियों, जीवन में दो व्यक्तियों के साथ पूरे ईमानदार रहना। एक व्यक्ति है आपके अपने ईश्वर, जिन्हें आप पेरेंट्स कहते हैं, और दूसरे हैं आप खुद। इन दो से आप कभी झूठ मत बोलना। बोले सर हम खुद से तो कभी झूठ क्यों ही बोलेंगे? अच्छी बहुत बार बोलते हैं आप जब भी किसी परीक्षा के बारे में कल्पना करते हैं, जिसे आप उम्मीद कहते हैं कि हम इस एग्जाम को निकाल लेंगे, वो आप झूठा दिलासा ही तो दे रहे हैं। बोले क्या बात कर रहे हो सर, हम झूठा दिलासा थोड़ी देते हैं, हम तो अपने आप से एकदम सच्ची बात करते हैं, हम निकाल लेंगे। नहीं भाई, जिसको पता है कि वो ये कर लेगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके सामने एक होटल में आपको लेके जाऊं या फिर मिठाई की दुकान पर लेके जाऊं, और आपसे ये कहूं कि यहाँ जो मिठाई रखी है ये आपको खत्म करनी है, तो आप क्या देखते ही बोल देंगे कि हाँ ये हम सारी खत्म कर देंगे? मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हाँ हम ये सारी खत्म कर देंगे, तो ये आपकी नादानी कहलाएगी। क्योंकि दुकान में मिठाई बहुत सारी हैं, आप उन्हें शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार में खत्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से चलता चला गया कि भाई मैंने आज इतना खत्म किया, कल इतना खत्म किया, तो हो सकता है साल भर में खत्म कर दूं। एग्जैक्टली हमारी पढ़ाई वही मिठाई की दुकान है, जिसे हम देखते हैं तो पहली झूठ अपने आप से ये बोल देते हैं कि साहब हम तो इसे खत्म कर देंगे, यानी कि हमारी पढ़ाई तो हम कंप्लीट कर लेंगे। हम विशुद्ध रूप से अपने आप से झूठ बोल लेते हैं। बोलिए, क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि भाई हाँ भाई तैयारी करो, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा? हो, बिल्कुल हो जाएगा। बोले आपने देखा है कि उस पढ़ाई के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? क्या आपने सिलेबस देखा है? तो आप कहेंगे जी हाँ देखा है। क्या आपको लगता है कि आज आप अगर बोल रहे हैं दिसंबर माह में कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको लगता है कि जो सिलेबस है वो आप 5 महीने में पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे? फिर आपको रियलिटी का एहसास होगा। लेकिन हम में से कई इतने नादान हैं जिन्हें इस सच्चाई का साक्षात्कार ही नहीं हुआ। किस सच्चाई का? जो कि खुद से कहा गया झूठ था। क्या साक्षात्कार नहीं हुआ कि अरे सर हमने बोल तो लिया था खुद से, लेकिन हमने कभी सिलेबस तो देखा ही नहीं। और आई एम वेरी मच श्योर, जितने भी विद्यार्थी जितनी भी परीक्षा की तैयारी में होते हैं, उनमें से 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन कभी अपना सिलेबस तक नहीं देखते। आप पढ़ने की तो बात छोड़िए, वो पढ़ रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना सिलेबस नहीं देखा। मैं बैट लगा सकता हूं
आप में से मैं अगर पोल करवा लूं ना, आज भी यही परिणाम निकल के आएंगे। वो बात दूसरी है कि आप इसे ईगो पे लेकर के रिजल्ट बदल दें, लेकिन सिलेबस देखने का अर्थ होता है कि मुझे ये पता हो कि यहाँ कौन सी लाइन लिखी है। कहने का अर्थ है सिलेबस मेमोराइज कितना है, कि अगर पूछा गया है कि भाई हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, तो लिखा हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा या पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पूछा जाएगा, 1757 से पूछा जाएगा कि 600 से पूछा जाएगा, हमसे मिडाइवल में कहां से पूछा जाएगा, ये बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। अगर हम में से किसी को सिलेबस पता है तो लीजिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं पोल करा लेता हूं, ईमानदारी से बताइएगा क्यों वो लोग दबाएं जिन्होंने आज तक सिलेबस नहीं देखा। दोबारा सुन लीजिएगा, जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा का मतलब है सिलेबस को मेमोराइज नहीं किया, ट्रू वही दबाएं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रू वो लोग हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा। देखने का मतलब ये नहीं है एक बार प्रिंट निकलवाए थे सर फॉर्म भरते हुए, इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर? तो आपको नहीं पता यानी आप वो व्यक्ति हैं, और फॉल्स वो हैं जो मुझे गलत कह रहे हैं, यानी कि नहीं सर हमने सब देखा हुआ है, हमने सिलेबस मेमोराइज किया हुआ है, मतलब हमें पूरी तरह लर्न है। लीजिए मैं आपके सामने पूरा पोल करा लेता हूं, आप बताइए ट्रू वही लोग दबाएं जो ये मानते हैं कि सर आप सही कह रहे हो, हमने सिलेबस अभी तक लर्न नहीं किया, हमें नहीं पता कि क्या आता है। आपके सामने आंकड़े हैं, जो बात मैंने बोली आपने उसे एग्जैक्टली प्रूव किया है, आपके सामने भी पोल के रिजल्ट्स हैं, और मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि मैंने एग्जैक्टली बोला था कि 75% बच्चे हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि सिलेबस में क्या कुछ आएगा, और आपके पोल के आंकड़े आपके सामने हैं, इट इज एक्यूरेट 74%। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे किसी भी प्रकार से फिक्स नहीं किया है, मैंने ईवीएम के अंदर हैकिंग नहीं की है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहने का अर्थ समझने का प्रयास करिए। कहने का अर्थ केवल इतना है मेरे प्यारे साथियों कि हम पेरेंट्स से जो बोले और खुद से जो बोले, अगर हम इन दो चीजों में ऑनेस्ट हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे परिणाम को पेपर से पहले ही पता लगाने में रोक नहीं सकती। अगर परिणाम क्या होगा कोई हमसे पूछे तो हम अपने आप को बता सकते हैं कि हमारा परिणाम क्या होगा अगर हमने सच्चाई का पालन किया। तो ये तो हो गया सर पेरेंट्स की होप का इलाज क्या है, तो सच बोलिए, किन किन से, खुद से और पेरेंट्स से। अगर वो पूछे पढ़ाई कैसी चल रही है तो एकदम अनबायस्ड होकर के आंसर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जब कोई आपसे पूछता है खाना कैसा लगा, यानी कि कोई दुकान वाला पूछ ले तो आप उसके अंदर तुरंत बता देते हैं मिर्ची ज्यादा थी नमक कम था। एक्जैक्टली ऐसे ही काम करना होगा। डन है? तो पहली चीज तो ये। तो आंसर की तरफ बढ़े कि हाउ टू कीप अप योर मोटिवेशन इन यूपीएससी प्रिपरेशन, तो इसके अंदर सबसे पहला आंसर ये है पूरे समय ऑनेस्ट रहिए किसके साथ, जो भी चीजें आपके सामने आपके लिए व्यवधान कर रही है। डन? आगे बढ़ते हैं। दूसरा इशू बना सर मैं इन दिनों ना सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं। चलिए ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या कभी आपने नोटिस किया जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, कंगना रनौत हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो, क्या आपने नोटिस किया जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं असल में वो अपने कैरियर के पीक पर हैं, आपके कैरियर में तो अभी पहचान तक नहीं बनी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। आपने जो कार्यक्रम शुरू किया है इनको फॉलो करने का या इन लोगों की लाइफ स्टाइल को पढ़ने का कि ये क्या कर रहे हैं, वो तो अपने जीवन के पीक पर हैं, वो बता रहे हैं कि देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, और उनको आप जैसे लोग तो चाहिए जो वाह 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 कर सके। हमारा क्या है? हमारा तो सर अभी शुरू भी नहीं हुआ। हमको तो अगर उनसे पूछ लें कि सर मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूं, क्या आप मुझे जानते हैं, तो वो आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा यू आर माय फैन, थैंक यू। इसका मतलब अभी बहुत ही दूरी है। तो क्यों ना हम एक एटीट्यूड पाल लें, हम ये एटीट्यूड पाल लें कि सोशल मीडिया पर तभी हम आएंगे या सोशल मीडिया को तभी हम फॉलो करेंगे जिस दिन ये तय हो जाएगा। क्या तय हो जाएगा? कि भाई हमें भी लोग जानना चाहेंगे कि हम क्या करते हैं, यानी हमारी अपनी एक प्रोफाइल होगी, हमें लोग जानना चाहेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट तो भाई साहब इसे एग्जैक्टली अपने दिमाग में अपना लें कि आप जिस दिन एक अधिकारी बन गए, यानी कि जिस दिन आप आईएएस अधिकारी, जिला के कलेक्टर बन गए या एसपी साहब बन गए, जिस दिन आप अपनी एक भी फोटो बत्ती वाली गाड़ी में डाल दिए या कोई भी कार्यक्रम कराते हुए डाल दिए, तो ये तय मानिएगा कि सेम डे हजारों की संख्या में लाइक और कमेंट्स आ जाएंगे कि वाह साहब वाह क्या काम कर रहे हैं आप, और उन्हें आपको किसी प्रकार का रेस्पॉन्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी इसी बात से सहमत हो जाएंगे कि सर बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, तो ठीक है ना। तो सोशल मीडिया का लफड़ा उस दिन तक के लिए छोड़ दीजिए जब तक आप खुद से कुछ ऐसा प्रोफाइल ना क्रिएट कर लें कि आपको किसी कमेंट का रिप्लाई ना करना पड़े और लोग फिर भी आपको फॉलो करें। नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर मैं आईपीएल और इनके बिना नहीं रह पाता, और सर आजकल तो वेब सीरीज जो है ना ये मेरी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सर मैं जब भी देखूं तो सर मैं आईपीएल, वेब सीरीज और क्या बोलते हैं ना व्हाट्सएप, इन सब के कारण बहुत बिजी रहता हूं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है समटाइम्स ना हम लोगों को कुछ चीजों का एडिक्शन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, और ये परेशानी से मैं खुद भी गुजरा हुआ हूं। जैसे ना कि व्हाट्सएप देखने की एक इतनी गंदी आदत पड़ जाती है कि भाई एनी टाइम फोन उठाया और देखा किसका मैसेज आया, देखा बस देख करके रख दिया। लेकिन ये आदत जरूर हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है एकदम ना, है ना। मतलब ऐसा फीलिंग आता है कि यार इसके बिना तो रहा ही नहीं जाना, हो बस कुछ भी करो ले दे करके बस तुरंत फोन में एक बार बत्ती जली, हमारा ध्यान उस पर प्रॉपर जाएगा। और सर जब मैं पढ़ने बैठता हूं ना ये काम जरूर ही होता है। नोटिफिकेशंस तो सर समझो कि मेरे दुश्मन है तैयारी में। सर मैं क्या करूं इस परेशानी से निपटने का? देखिए बोले सर, और मैं कई बार कसम खा लेता हूं कि मैं भाई इस चीज को बिल्कुल नहीं देखूंगा, लेकिन सर फिर भी मैं एक दिन तो सही से चलता हूं, अगले दिन फिर से सर मैं वहीं जाके फंस जाता हूं, है ना। सर मैं क्या करूं, वाकई में बड़ी समस्या है। देखो भाई मैं भी इस परेशानी से गुजरा हूं, और प्रिपरेशन में वाकई में ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके इस प्रकार के मैसेजेस कहीं से टपकते रहे। आंसर सिंपल है गुरु, आप पहले खुद को यहां पर कुछ समझाइए अपने अच्छे मित्र बनके कि देख भाई तू नहीं रह सकता, कोई बात नहीं, ये चूंकि बिल्कुल नशा है तो हल्का हल्का इस नशे का इलाज करते हैं। पहला नशा इलाज क्या किया कि यार काम कर, पहले 45 मिनट ढंग से पढ़ ले, 45 मिनट तेरा फोन एरोप्लेन मोड में डाल के भाई चल पढ़ाई कर लेते हैं, हो गई पढ़ाई। अब इसके बाद में 15 मिनट है ना मैं खुद को दे लूंगा यार, जब मैं पानी पीने के लिए चेयर पे से उठूंगा या फिर मैं कुछ और नित्य क्रिया करने के लिए अपने यहाँ से उठूंगा तो 15 मिनट के लिए मैं अपने मोबाइल को देख लूंगा क्या क्या किसी का कोई मैसेज आया। पहले तो अपने आप की आदत ऐसे डालिए, छोटा छोटा सा स्टेप चलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी काम, देखिए आप अगर अंगेज हैं, जैसे लेट्स से मेरी क्लास में इस समय अंगेज हैं आप, तो इस समय तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपको परेशान करेगा ही नहीं, वो तो जब आप अकेले बैठते हैं तब ज्यादा परेशान होते हैं। अकेले में ही आपके दिमाग में खुराफात आती है। आप अभी क्लास में हैं, क्लास 2 घंटे की भी हो जाए 3 घंटे की भी हो जाए, इसमें लोड इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर ने आपको अंगेज करने का वो काम कर रखा है। लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं तो खुद के साथ नहीं बैठ पाते, तो पहले तो हमने अपने आप को समझा लिया, चलिए 45 मिनट बैठ लेते हैं फिर देखेंगे। ओके अगला काम क्या करें, एक दिन ये करा आपने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर दिया, और सही बात बता रहा हूं ऐसा हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, अगले दिन अपने आप को समझाइए कि चल अब अपने ना 2 घंटे बाद वाली क्लास के बाद देखेंगे, यानी कि अब व्हाट्सएप चेक तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब 2 घंटे। आप में से कई लोग पता है क्या करते हैं, आप में से कई लोग ये करते हैं कि
चल भाई व्हाट्सएप ही अनइंस्टॉल कर दे, बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, बहुत फील गुड आता है। लेकिन भाई साहब इतनी जबरदस्त छटपटाहट आती है कि आप 2 दिन निकलते नहीं है, ऐसा लगता है भाई साहब क्या हो गया मेरा, हालत खराब कि पता नहीं कहां चला गया। इसका इलाज है धीरे-धीरे इसको दूर करें। धीरे-धीरे दूर करने से मतलब हुआ पहले 1 घंटे में एक बार देखने की आदत, फिर 2 घंटे में एक बार देखने की आदत, फिर धीरे-धीरे कि मैं अब लंच करूंगा, उस समय 15 मिनट के लिए अपना फोन देखूंगा। यानी कि मैं दिन भर में अपने सोशल मीडिया को तब तक नहीं देखूंगा, मैं लंच करूंगा तब देखूंगा। या मैं कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूं, लेट्स से मैं वॉक कर रहा हूं या फिर मैं कहीं पर बैठ कर म्यूजिक सुन रहा हूं या कोई भी बात कर रहा हूं, उस समय अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करूंगा। धीरे-धीरे इसे दूर करते जाइए, फिर और समय बढ़ाइए। आज मैं अब मैं केवल इवनिंग में एक बार अपने सारे अकाउंट 1 घंटे बैठ के चेक करूंगा। ऐसे करके चलते जाइए, डेफिनिटली आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। हो गया? चलिए साहब, तो मैंने 2 बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान तो आपको दे दिया है। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि क्या आपको ये समाधान थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है कि हाँ सर, इससे इलाज तो हो पाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन करके। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब एक समस्या और है। सर सर्दियाँ आ रही हैं और रज़ाई में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा है कि सर सर्दियों में मैं पढ़ने तो बैठता हूँ, लेकिन फीलिंग ये है कि पढ़ते-पढ़ते थोड़ी देर में ठंड के कारण बाहर निकलने की हालत ही नहीं होती है सर। बहुत मन करता है कुर्सी टेबल पर बैठ कर के पढूँ, लेकिन सर आलस इतना ज़बरदस्त होता है, इतनी बढ़िया नींद आ रही होती है, सब शांति होती है, लोगों की सर्दियों में खर्राटों की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन सर मैं अपनी क्लास को शुरू नहीं कर पा रहा होता हूँ या पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता हूँ। मेरे भाई इसका भी समाधान है और इसका समाधान बहुत ही सिंपल है और वो सिंपल समाधान क्या है? जैसे अपन ना गुस्सा करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वैसा गुस्सा करिए। गुस्सा करने का मतलब ये हुआ अपने ऊपर कि भाई जगते ही रज़ाई फेंकनी है। बिल्कुल कुछ ऐसा एक्शन लेना है। भाई जैसे ही जगे, जगते ही रज़ाई को उठा करके खुद से दूर फेंक दिया। हेलो? अच्छा, अच्छा। ठीक। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा हमने क्या है कि एक नया मतलब तरीका अपनाया था। आज हम इसके ट्रायल रन पे थे कि 2 टीचर्स को एक साथ अलग-अलग जगह से कैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आएँ। जैसे आपने यूट्यूब पर तो देखा होगा, हम लोग ज़ूम मीटिंग के माध्यम से 2 लोग एक साथ आ जाते हैं। लेकिन हम प्लस पे या फिर स्पेशल अनअकैडमी क्लास पे ऐसा प्रयास कर रहे थे कि 2 टीचर्स भी एक साथ मिलकर के बच्चों को पढ़ा सकें। उसी ट्रायल रन में सुमित सर का आना तय था और वो अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं आने का कि वो आ सकें और आपके साथ में जुड़ सकें और अपने अनुभव भी साझा कर सकें। वो लगातार प्रयास में है, यही बात मैंने फिलहाल करके भी देखी है। जब तक वो नहीं आते हैं, तब तक अपन प्रयास कर ही रहे हैं और अगर फिर भी उनका आना नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम भी हम इस चीज़ का प्रयास करेंगे ताकि उनकी बात भी आपके सामने रख सकें। ठीक है ना? अच्छा, अब समझिए मेरे प्यारे साथियों, बोले सर इस सर्दियों वाली चीज़ का इलाज बताओ, बाकी तो सब हम निपट लेंगे। मैंने कहा हाँ भाई, ये समस्या तो बड़ी है। तो भाई साहब समस्या बड़ी है तो समाधान भी सरल होना चाहिए। समस्या बड़ी और समाधान सरल, फिर तो सोने पे सुहागा। बोले कैसे सर? हमने कहा देखो बेटा, सर्दियों में ना, अब जैसे मैं मेरी बताता हूँ आप लोगों को तो चलो पढ़ने के लिए जगना है, थोड़ा टिपिकल टास्क है, और मुझे पढ़ाने के लिए जगना है और भी टिपिकल टास्क है, क्योंकि मुझे पेपर के लिए नहीं पढ़ना है ना? मुझे किसके लिए नहीं पढ़ना है? परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना है। तो फिर क्या करें सर, आप क्या करते हो? मैंने कहा भाई मैंने इसका एक इलाज कर रखा है। जगते ही जैसे ही अलार्म बजा, मैं उस समय ज़ीरो थॉट दिमाग में लाता हूँ, सीधा रज़ाई फेंकी और फट से खड़ा हो गया। यानी कि उस समय अगर आपने सोचने का टाइम ले लिया और इस दिमाग से पूछ लिया कि बोल दोस्त तुझे क्या चाहिए? भाई साहब ये इतनी वाहियात सलाह देता है कि बेटा सो जा, क्लास तो रिकॉर्डेड भी देख सकता है, बाद में देख लेंगे। है ना? और भाई साहब ये जो सलाह है, ये इतनी ज़बरदस्त खराब वाली होती है कि मोबाइल में 4 बजे का भी अलार्म होगा तो 4:05 का भी होगा, 4:10 का भी होगा और हमारे तो कई-कई ऐसे रिकॉर्ड भी स्थापित करते हैं कि 15-15 अलार्म हम बंद करके भी चैन की नींद सो पाते हैं। 5-5 मिनट स्नूज़ कर करके आगे बढ़ाते हुए। 5-5 मिनट का स्नूज़ चल रहा है और बढ़िया से नींद अनइंटरप्टेडली चल रही होती है और सुबह सवा 8 बजे जब नित्य प्रक्रियाएँ हमारी हमारी नींद तोड़ती हैं कि भैया अब तो रहा ही नहीं जा रहा है। लघु शंका और दीर्घ शंका में होड़ मची है कि कौन पहले बाहर आए, उस समय हम भाई साहब नींद से जागते हैं कि ओह माय गॉड! चलिए जाग जाते हैं और उस समय होता है गदर फ्रस्ट्रेशन और पूरा दिन की पढ़ाई हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि अब हम फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। देखो विद्यार्थियों को ना पढ़ने वालों को एक गजब चीज़ मारती है और वो होता है उनका सेल्फ गिल्ट जो उन्हें अंदर ही अंदर खत्म करता है। अरे यार 4 बजे जगने की सोची थी, अब सवा 8 बज गए। अब भाई साहब हम जबरदस्ती जो है वो इस 4 घंटे का गिल्ट लिए जी रहे हैं। अब एग्री करिए इस बात से, एग्री करते हैं कि नहीं? भाई साहब ओह माय गॉड! आज तो लॉस हो गया। अब भाई वो जो लॉस वाली फीलिंग है ना, वो तो हमको पूरा दिन ही खराब कर दे रही है। भाई साहब इससे कतई परेशान मत होइए क्योंकि ये वाला गिल्ट शाम तक पहुँचते-पहुँचते और बड़ा वाला हो जाएगा। तो इस बड़े वाले गिल्ट से बचने का भी सरल तरीका यही है गुरु कि जैसे ही घंटी बजे या अलार्म बजे ना भैया, तो तुरंत रज़ाई फेंको और एकदम ऐसे उठो जैसे फौजी उठते हैं। खट से उठ जाओ। अब आप नींद में मरोड़ मार रहे होंगे, ठंड पड़ रही होगी। भाई साहब उसे पढ़ने दो, आप तो निकल लो गुरु और निकलते ही भागो किचन और वहाँ करो पानी गरम। बढ़िया से पियो और घूमते हुए, टहलते हुए पैरों में पहन लो जूते। जूते-मोजे पहन के भैया सर्दी में फिर बन जाओ राजा बाबू क्योंकि जूते पहन के हमारे संस्कार ऐसे हैं कि दोबारा रज़ाई में घुसना अलाउ नहीं होता है ना? दौड़ने नहीं जाना है, ठीक है ना? जूता पहन के आप बस वहीं पर। अब क्यों है कि हमारे साथ में सीज़न सिंपल है, हमको पता है कि बेटा जूता पहन लिए तो अब रज़ाई में बैठ नहीं सकते। अब क्या कीजिएगा? तो भाई अब तो हमको इसके बाहर ही टहलना पड़ेगा। अब वो जो टहलना है या पढ़ना है तो वो कुर्सी टेबल पर ही हो पाएगा और भाई साहब ये कुर्सी टेबल पर जैसे ही काम होता है ना, पढ़ाई होना शुरू हो जाती है। बोले गुरुजी फिर भी एक चक्कर है, क्या? हम कुर्सी पर भी ना बैठ तो जाते हैं, लेकिन बढ़िया सा कंबल और जैकेट-वैकेट ओढ़ करके बैठते हैं। चलिए भाई इसका भी समाधान बता दे रहे हैं, कल से करके देखिएगा और क्या है हम बता देते हैं। भाई साहब टोपा मत लगाइएगा। दोबारा सुन लीजिए, टोपा मत लगाइए। टोपा बोले तो जो कैप ढकते हैं ना आप सिर पे या फिर जो कान ढक लेते हैं सर्दी में, भाई साहब वो काम मत करिएगा। ये है भैया छोटे-छोटे मगर बड़े नुस्खे हैं ना, मतलब ये छोटी-छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। भाई साहब कान ढकने से सर्दी में बनता है गजब वाला माहौल, प्रॉपर वाली फीलिंग आती है गर्मी वाली, डन है ना? तो भाई उसमें आती है बहुत ही प्यारी वाली नींद। तो जनाब अपने कान पर से टोपा हटा दीजिएगा। कान बिल्कुल नहीं ढकने हैं विद्यार्थी जीवन में। डन? जब-जब नींद आए तो इनमें सरसों में मरोड़े और मार लो कि भाई यूँ-यूँ करके हिला लो इनको कि हाँ भाई नींद नहीं आनी है और फिर भी नहीं रहा जा रहा है, तो भाग जाइए, पानी हाथ में धोइए और कान पर गीले हाथ लगा लीजिए। ये तो टॉनिक है गुरु, आधा घंटे तक नींद नहीं आएगी, ये तय मानिएगा। चाय पीने से ज़्यादा काम करता है गीले हाथ कान पर लगाना, अगर सुबह जल्दी जगना है तो। ठीक है? करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना? और भाई फिर भी नींद आए तो ये तय मानिएगा 21 दिन अगर यह प्रक्रिया अपना लिए, ऐसे ही जिद बहस करने वाली, तो 22वें दिन तो स्वतः ही नींद खुल जानी है आपकी। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो दिमाग में स्वतः ही सेट हो जाती है। बोलिए साहब,
ठीक रहेगा? तो इस बात को एक बार चमक करके करिए, थम्स अप करिए कि अगर कुछ समझ में आया कि हाँ भाई क्या बताया सर आपने। अच्छा, अब एक विद्यार्थी कहे कि सर इस समय पढ़ना क्या चाहिए? देखो भाई गुरु बात ऐसी है, पढ़ने को तो जो आपका मन करे पढ़ लो, लेकिन जो चीज़ आपको थोड़ा एक्टिव कर देना, वो चीज़ पढ़ो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं जब अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जिसमें उन्हें रुचि आए। अब आप में से कोई व्यक्ति ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया, लेट्स से भाई साहब टेक्नोलॉजी उठा लिया या इकोनॉमिक्स उठा लिया कि हाँ भाई अब हम इसे समझ के रहेंगे। तो वो क्या है ना, दिमाग इतना लोड लेने की प्रैक्टिस में ही नहीं है। तो क्यों ना उस समय सुबह-सुबह 4-5 बजे टाइम आ जाता है, पढ़ डाले उस समय निकाल के, या फिर कुछ भी ऐसी प्रक्रिया, आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स की प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट पेपर निकाले, टेस्ट दे लिए। ऐसा काम करिए जो कि आपको सेल्फ एंगेज करे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट भी आए और आपका एंगेजमेंट भी बढ़े। कुछ दिनों तक आपको प्रोडक्टिविटी जीरो आएगी। दोबारा सुनिए, आपको कुछ दिनों तक प्रोडक्टिविटी जीरो आएगी। जीरो से मतलब है आप कहेंगे यार इससे बढ़िया तो सो ही जाते, क्योंकि 2 घंटे हो गए जगे हुए और अब तक एक अक्षर दिमाग में नहीं गया है। और ये होगा, ऐसा होगा मेरे प्यारे साथियों कि आप 2 घंटे जगने के बाद दिन भर अब इस गिल्ट में रहेंगे, यार जगे तो थे गुरु, लेकिन यार पढ़ाई नहीं हुई भाई। कोई बात नहीं, आप अगर शिद्दत से 21 दिन ये काम कर लिया और आपका दिमाग शार्प है, तो 14 दिन ये काम कर लिए, तो 15वें दिन से गुरु पढ़ाई भी होने लगेगी, ये तय मानिए। और इसे नोट कर लीजिएगा, सेम डे एकदम चीजें नहीं आती ना गुरु। एक दिन में तो आपको पढ़ाई भी समझ में नहीं आएगी, एक दिन में आपको तो अपना फोन नंबर भी याद नहीं हुआ था। तो ये जो सारी बातें हैं, ये धीरे-धीरे होंगी, हम इस चीज के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। ओके सर, तो तीसरी बात का भी हमने प्रॉपर समाधान कर दिया है। सर हमें पढ़ते समय ना डर बहुत लगता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा भाई रूल नंबर 1 फॉलो करो जो शुरुआत में बताए थे। क्या कि क्या आपने खुद से सच बोल रखा है कि सिलेबस पता है कि क्या आएगा, और ये खुद से पता है कि पढ़ाई हो रखी है या नहीं हो रखी है। जब ये खुद से सारा सेल्फ एनालिसिस सिलेबस का है ना, तो ये डर नामक चीज बचेगी ही नहीं। आपको सच्चाई का साक्षात्कार एनी टाइम रहेगा। हाँ, अंजू कह रही है कि ऐसा लग रहा है सर कि ये सब बातें आप मुझे टारगेट करके बोल रहे हो। बेटा ये हर बच्चे की कहानी है, क्योंकि मैं आपको अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। हम सबके अनुभव, क्योंकि हम सब स्टूडेंट रहे हैं और हम सबके अनुभव सही सेम ही होते हैं। मैंने ये समस्याएं इसलिए उठाई क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी समस्या है, लेकिन ये विद्यार्थी वर्ग की समस्या है। इतना लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, 12वां साल चल रहा है। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, हर दिन विद्यार्थियों से समान समस्या सुनता हूं और अपना भी विद्यार्थी जीवन देखा है। कॉमन प्रॉब्लम है, समाधान भी इसके सिंपल है, बस कोई बताने वाला चाहिए। और मैं करता ही हूं, वीकली इस प्रकार का एक सेशन लेके आ जाता हूं जिसमें कि मैं विद्यार्थियों से ऐसा संवाद कर लेता हूं जिसमें कि उन्हें कोई ना कोई बातें जरूर समझा दी जाती है। क्लियर है? उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये बात सुन के अच्छा लग रहा होगा। आइए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। सर टेस्ट का क्या करना होता है? टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? मैंने कहा देखो जनाब, आपके घर में ना जब सब्जी बनती है ना, या फिर खाना जब बनता है, तो आपकी माताजी भी आपको एक बार चखाती हैं कि बेटा देखना कैसा बना है ये। अच्छा, आपके पिताजी ने जब सबसे पहले आपको साइकिल दिलवाई थी ना, तो साइकिल लेते ही आप नहीं निकल पड़े थे। आपने कई दिन पहले छोटी गलियों में साइकिल चलाई थी, इवन 4 पहिए की साइकिल चलाई थी, जिसमें 2 पहिए के बगल में 2 छोटे पहिए और लगे थे। आपने जब ड्राइविंग की बाइक की सीखी ना, तो कोई व्यक्ति पीछे बैठ करके ड्राइव करवा रहा था। आपने कार ड्राइविंग भी सीखी, तो ड्राइविंग स्कूल वाला या आपके बड़े भाई साहब बता रहे थे ऐसे चलाओ। जब हम अपने लाइफ के इतने छोटे-छोटे काम किसी की सलाह पर करते हैं, या फिर प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से करते हैं, तो जहां हम भैया देश में इतने बड़े पद पर जाना चाहते हैं, हम जिलाधीश बनना चाहते हैं, हम जिलाधीश बनना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि एक ही दिन में पेपर देने जाएंगे और जिलाधीश बन जाएंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? ये फिर से वही वाली बात नहीं हो गई कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो मालिक? ये फिर से वो नहीं हो गया कि यार ये तो यार नहीं गुरु, ये तो फिर से झूठ बोल दिया यार। मतलब हम लोग अपनी छोटे से छोटे काम को 4 बार करके देखते हैं। आप एक बात बताइए, आपको किसी शादी फंक्शन में जाना हो, जैसे आप में से कुछ लोग ना इन दिनों शादियों में भी उन 100 लोगों में शामिल होंगे जिन्हें इनवाइट किया जा रहा होगा। आप शादी फंक्शन में जा रहे हैं, तो भी आप अपनी ड्रेस 4 बार देख लिए भाई साहब, क्या पहन के जाऊंगा? और बच्चियों ने तो 15-15 दिन लगाए शादी की ड्रेस तय करने में। उन्होंने तो नीचे से लेके ऊपर तक, नक से लेकर के ऊपर बालों तक का काम डिसाइड कर रखा है क्या करके जाना है? उसमें तो हम इतना टाइम लगा रहे हैं। और भैया जी हम पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर जैसी चीज देखना ही नहीं चाहते। अरे बोले छोटी सी चीज है, एक 3 घंटे का पेपर है। यार भाई ये 3 घंटे का पेपर नहीं है मालिक, आपको जिलाधीश बनाने वाला पेपर है। ऐसी चीज का ना अभ्यास कर लो, क्योंकि एक छोटी सी चूक ना आपकी जगह किसी और को दे देगी। क्योंकि 5 लाख लोग, औसतन 5 लाख लोग आपका उस पद को पाने में लगे हुए हैं जिसके लिए आप सोच रहे हैं। आपकी एक गलती बहुत महंगी पड़ेगी। यहाँ बारातियों की संख्या 100 है और उसमें आप एक शामिल है, ऐसा नहीं है। यहाँ बारातियों की संख्या 100 है और शादी में 5 लाख लोग आना चाहते हैं। आपकी ड्रेस में थोड़ी भी गुस्ताखी हुई, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, आपकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है गुरु। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि टेस्ट जरूर दीजिएगा। गुरु सर ये हमारे साथ ना ये कंसंट्रेशन वाला बहुत लफड़ा है। हमने कहा क्या भाई, क्या कंसंट्रेशन में क्या लफड़ा है? बोले सर मैं बैठता हूं और दिमाग के तीतर जो है वो दाएं बाएं उड़ने लगते हैं। 5 मिनट बैठो और दिमाग कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाता है। हमने कहा हाँ भाई ये तो बड़ी समस्या है, और ये समस्या है तो सर समाधान बताइए। हमने कहा देखो बेटा, बात ऐसी है ना, बनने जा रहे हैं वो, फिर से हम बोल रहे हैं जिलाधीश महोदय। अब भैया महोदय जी बात ऐसी है, आपकी समस्या है, समाधान भी आप ही के पास होना चाहिए, क्योंकि हमने गुरु बनने का आपका ठेका लिया हुआ है। बताएंगे जरूर, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि ये वो समस्या है जो कि आपके विद्वान होने की निशानी है। मतलब फिर से समझ बोले गुरुजी, इससे तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसे मत बोलिए। अरे हाँ भाई, ये वो समस्या है जो कि आपको, आपकी विद्वता का प्रमाण है आपका लो कंसंट्रेशन। बोले नहीं सर। अरे हमने कहा हाँ भाई, आपके दिमाग में पढ़ते समय सब तरह के ख्याल आ रहे हैं, सब तरह के ख्याल आ रहे हैं। बोले गुरुजी कभी तो मन करता है यहाँ शिमला मनाली घूमने चला जाऊं, या फिर कभी मन करता है सर उस दोस्त से बात कर लूं, कभी मन करता है यार उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, कभी ये लगता है सर उसने मुझे देख करके मुंह क्यों फेर लिया, फिर ये मन करता है कि यार आजकल खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, आजकल मौसम बड़ा अटपटा हो रहा है। गुरुजी 50 तरह की बातें आती हैं। मैंने कहा गुरु कितनी अच्छी बात है, दिमाग एकदम बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। बोले कैसे? हमने कहा दिमाग सोचो कितना सोचने लायक हो गया है। बोले मतलब? हमने कहा भाई एक्टिव है तुम्हारा दिमाग, अब दिशा देने की जरूरत है। भगवान सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े लगे हैं, अभी वो सब दिशाओं में भाग रहे हैं, इसलिए वो रथ दौड़ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर वो सारे घोड़े लामबद्ध हो गए और उनको ये बता दिया कि सीधा दौड़ना है, ट्रेनिंग दे दी हमने सीधा दौड़ने की, फिर तो सूटासूट निकलने वाले। यानी कि जिनका दिमाग 10 दिशाओं में भागे, वो तो समझ जाए कि उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। बस दिक्कत का समाधान कर लेना है, बाकी काम तो निर्धारित है ही। बोले फिर क्या करें सर? हमने कहा भाई बहुत सही सा काम करना है। अपने आप को थोड़ा सा, कहते हैं ना दिल तो पागल है ना भाई, दिल के पास सोचने जैसी कोई क्षमता थोड़ी होती है। दिल को पागल कहो, गधा कहो, उल्लू कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल के पास कुछ सोचने जैसा थॉट प्रोसेस नहीं है। असल में हमारी फिल्मों ने जो चीजें बनाई ना, दिल और दिमाग जो 2 चीजें बनाकर दिखाई हमें, वो हमारे ही दिमाग के 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड जिसमें ये चल रहा है कि इस बच्चे को कैसी चीजें समझ में आती होंगी, यानी दो दिमाग मेरे पास एक साथ चल रहे हैं, एक मुझे पॉजिटिव सकारात्मक दिखा रहा है, एक मुझे नकारात्मक दिखा रहा है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसी को फिल्म वालों ने दिल कहा, क्योंकि अब लोगों को ये समझाने निकल जाए सबकॉन्शियस माइंड तो पागल है जी, सबकॉन्शियस माइंड तो पागल है जी, ये लाइन अगर कोई बोलने लग जाए तो भाई साहब फिल्म में राइमिंग ही ना बने, गाने के अंदर मजा ही ना आए। हैं मतलब कैसे गाए कोई, दिल तो पागल है भाई साहब, मूवी ना बन पाए, कोई कैसे गाए इस बात को, सबकॉन्शियस माइंड तो पागल है, सबकॉन्शियस माइंड तो पागल है, ये लाइन ही ना बन पाए ना गुरु। तो ऐसी का इलाज क्या है फिर? तो इसका इलाज है सबकॉन्शियस माइंड को आपको थोड़ा उल्लू बनाना है। जो दिल तो पागल है, दिल समझाना पड़ता है, जो ऑल इज वेल कहते हैं, वो असल में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए, उससे कहिए बेटा रुको, इतना दूर मत भागो, क्योंकि कॉन्शियसली तो मैं पढ़ने बैठा हूं, कॉन्शियसली तो मैं पढ़ने बैठा हूं, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम मुझे सब जगह घुमाने ले जा रहे हो। कभी तुम मुझे भाई कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहे हो, कभी मुझे गर्लफ्रेंड की याद दिला रहे हो, कभी मुझे किसी दोस्त की बुराई याद दिला रहे हो। तो बेटा रुको, सुनो सबकॉन्शियस, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। एक काम करो सबकॉन्शियस, तुम ना 45 मिनट बाद आना गुरु, कितने मिनट बाद? 45 मिनट बाद अपने आप से बातचीत करिए। ये मजाक की बात नहीं है, मैं बचा सा लाइट ले रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये सच्चाई है। आप जब भी अपने आप के साथ अकेले में हो तो संवाद करें, वार्तालाप करें, खुद से समय निकालिए अकेले बैठ करके बातचीत करने का। जो आपने देखा होगा ना, कई बार हम बोलते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी जिन्हें लोग कहा जाता है, वो वास्तविकता में स्प्लिट पर्सनैलिटी क्या होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने कॉन्शियस माइंड के माध्यम से अनकॉन्शियस माइंड से संवाद करिए, उसे समझाइए कि देख बेटा 45 मिनट तक तू मेरा प्यारा दोस्त बन जा, कुछ मत बोल मुझसे, मेरे दिमाग को कहीं मत बता यार, तुझे पढ़ने दे, तुम्हें 45 मिनट बाद आना, फिर अपन तेरे साथ घूमने चलेंगे, तू जहां ले जाएगा ना घुमाने वहां चलेंगे। जैसे अपने सोशल मीडिया का इलाज किया था ना, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों इस सबकॉन्शियस माइंड का इलाज करिए। यकीन मानिए ये इतना बेवड़ा बेवकूफ है, आपकी बातों में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि कॉन्शियसली तो एक भविष्य का जिलाधीश सोच रहा है। जो ये कॉन्शियसली जो भविष्य का जिलाधीश सोच रहा है, ये इस सबकॉन्शियस माइंड को तो कब का उल्लू बना देगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में इतना नॉलेज है, सबकॉन्शियस तो हवा में रहता है गुरु। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? कर पाएंगे इसका इलाज? तो ये था मेरे प्यारे साथियों आज आपके लिए इतना सारा मोटिवेशन भर भर के। इस सेशन को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जितना ज्यादा हो इस सेशन को वापस वापस देखें, ताकि आप लोगों के लिए इस प्रकार से कोई भी असुविधा जो हो, वो असुविधा का इलाज आपको मिलता रहे। उम्मीद है आज के सेशन से आपको बहुत सारे आंसर मिले होंगे। फिर हम इसी प्रकार का सेशन लेके आएंगे आपके सामने इसी प्रकार के अगले वीकेंड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।